Hey folks, so now today we are going to discuss the CST3 physics part only. So स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. हम सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या बोल रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ ऑर्बिट के अंदर था और वो थर्ड के अंदर जंप कर गया. ठीक है, तो जो वेवलेंथ एमिटेड जो वेवलेंथ होगी वो उसकी क्या होगी उस जगह पे. तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1/λ इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर. ठीक है, ये बेसिकली फॉर्मूला जो हमने पढ़ रखा है वेवलेंथ निकालने के लिए वही यूज़ करेंगे. इसमें z की वैल्यू 1 लेंगे हम. तो 1/λ इज इक्वल्स टू आर 1 - 9/1 - 16. ठीक है, ये अपने पास आएगा. जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे लैम्डा की वैल्यू आएगी 144/7r. पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं हुआ था तो. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एसर्शन एंड रीज़न है. तो कह रहा है कि जो Fe56 होता है ना, इसका न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होता है यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस से. ठीक है भाई, हम मान लेते हैं कि ये बात तेरी ट्रू है. ये क्यों ट्रू है, इसका रीज़न क्या है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द Fe56 न्यूक्लियस इज़ मोर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द यूरेनियम 235. नहीं, ऐसा नहीं होता. बेसिकली बात क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Fe56 न्यूक्लियस नहीं, इसकी जगह पे इसको बोलना चाहिए था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. ठीक है, यहाँ पे यूज़ करना चाहिए था पर न्यूक्लियन. जो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी होती है ना, वो इसकी ज़्यादा होती है Fe56 की. इस वजह से 253 से ये ज़्यादा बेटर होता है. ठीक है, ज़्यादा स्टेबल होता है. तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा थर्ड. ठीक है, अब बूलियन एक्सप्रेशन की बात करते हैं. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब भी ज़ीरो आ रहा है, कम्प्लीटली ज़ीरो है, कोई भी हम इनपुट नहीं डाल रहे तो हमें आउटपुट मिल रहा है 1. और अगर कहीं पे भी हम आउटपुट 1 दे रहे हैं, कहीं पे भी हमने आउटपुट 1 दिया तो ये 0 आ रहा है, तो यानी कि नोर गेट है. ठीक है, और नोर गेट का डायरेक्टली याद कर लो, A₁ ये होता है. ठीक है, अगला अपन करते हैं इन रिवर्स बायस डायोड. अच्छा, ये बड़ा सिंपल सा है, रजिस्टर के टॉपिक की तरह अपन इसको लेके चलते हैं कि एक रिवर्स बायसिंग में हमने एक डायोड लगा रखा है. ठीक है, और यहाँ पे बैटरी जो है 5 की है, 5 वोल्ट की बैटरी है. और जो करंट है, करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है 2 माइक्रो एम्पियर का. ठीक है, तो अपन वही फॉर्मूला लगाएंगे V = IR हमने पढ़ा है. ठीक है, R निकालना है तो R का क्या होता है, V/I है ना. तो हम वही लगाएंगे ΔV/ΔI. ठीक है, इससे हम R निकाल सकते हैं. तो ΔV कितना है, 5 है, और ये कितना है 2 × 10⁻⁻6 है. ठीक है, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 2.5, दैट इज़ ये वाला ऑप्शन. ठीक है, फोर्थ ऑप्शन अपना आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने. इन द एक्सपेरिमेंट, ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसके अंदर ये बोल रहा है कि ना 3 ये, अच्छा मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है सॉर्ट ऑफ अपने पास. तो इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं, 3 मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस है R. ठीक है, विल बी इक्वल टू R, सॉरी 3/25 इज इक्वल्स टू R अपॉन 100 - 25. ठीक है, ये होगा अपने पास. ये कैसे होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्मूला ABCD. तो जो A/B होता है ना, ये इक्वल होता है C/D के, है ना. तो हम इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से R की वैल्यू लाने की कोशिश करते हैं. तो ये 75 हो गया, 75 इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये 3 3 3 जा 9. तो फिफ्थ का आंसर आया अपना थर्ड. ठीक है, अगला क्वेश्चन, UV रेडिएशन क्या थी, 6.1 EV की थी, फॉल करती है, जिसका वर्क फंक्शन है 4.2. तो एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, यही बचेगी काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी का कंजर्व करेंगे. तो 6.1 - 4.2 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी. तो अपने पास 1.9 आया काइनेटिक एनर्जी, लेकिन ये EV की फॉर्म में आई है काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे जूल की फॉर्म में दे रखा है, इसलिए 1.9 E की वैल्यू क्या होती है, इंटू में 1.6 × 10⁻⁻19 कुल जो होती है -19. तो ये पूरी किस में आ जाएगी, जूल के अंदर आ जाएगा. मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपना आंसर आ रहा है, क्योंकि इसको हम अगर 2 ले लेते हैं तो ये 3.2 बनता है ना अप्रोक्स. सॉरी. अब ये कह रहा है वर्नियर कैलिपर है जिसकी लेंथ इसने की है, कितनी की है, 3.29 कैलकुलेट की है, 3.28 कैलकुलेट की है, 3.29 कैलकुलेट की है, 3.31 कैलकुलेट की है, और 3.28 कैलकुलेट की है. ये सारी इसकी लेंथ कैलकुलेटेड है. वैसे मीन बीच वाली ये है, तो बेसिकली एवरेज इसके आसपास ही आएगा. बट हम एक बार देख लेते हैं, इन सब का क्या करेंगे, इन सब को हम प्लस कर देंगे. ठीक है, और डिवाइडेड बाय
5 कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी 3.29 आएगी, ठीक है। तो ये पूछ रहा है द मोस्ट एक्यूरेट लेंथ, ये कह रहा है कि ना वर्नियर कैलिपर से ना हमने एक लेंथ मेज़र की, तो ये रैंडम लेंथ हमारे पास आई, तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सी है, तो हम इनका मीन ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे, जो एवरेज आएगा वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगा, तो ये अपने पास सबसे एक्यूरेट होगी, ठीक है। अब पार्टिकल कवर्स, ठीक है, एक डिस्टेंस है, ठीक है। इस डिस्टेंस को हम टोटल डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, एस, ये टोटल डिस्टेंस है एस, ठीक है। तो ये हो गया s/2 और ये भी हो गया s/2। पार्टिकल कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द इट्स जर्नी, पहली हाफ जो है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कर रहा है और दूसरी हाफ कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो हम यहाँ पे टाइम कितना आएगा एक बार बता देता हूँ मैं, टाइम क्यों बता रहा हूँ। इसने एवरेज स्पीड पूछा है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है s है और टोटल टाइम कितना है, इसका टाइम प्लस इसका टाइम, तो t1 प्लस t2, ठीक है। तो t1 की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पे निकाल लेते हैं हम। तो t1 की वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस विच इज़ s/2 इंटू 1/5, यहाँ पे भी s/2 इंटू 1/10। तो इसके अंदर अगर अपन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा s अपॉन में s/10 प्लस s अपॉन में 20, ठीक है। तो इसको आगे सोल्व करेंगे ना तो 20/3 अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये ही आंसर आएगा। अब आगे बात करते हैं, एक पार्टिकल है जो इनिशियली तो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, उसके बाद थोड़ी देर के बाद यानी कि 2 सेकंड के बाद इसकी स्पीड हो गई 3 मीटर पर सेकंड की, ठीक है जी। अब ये पूछ रहा है कि डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, तो डिस्टेंस ट्रैवल कैसे निकाल सकते हैं हम, डिस्टेंस निकाल सकते हैं सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन इज इक्वल्स टू 1/2। अब डिस्टेंस निकालते हैं तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। u की वैल्यू है 2 इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए, एक्सेलरेशन 1/2 है, और t का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर, तो ये चला जाएगा तो ये 1 बचेगा, और इधर 2 2 जा 4 होता है, तो 4 और 1 5, ये आंसर आ गया अपना, ठीक है। अब बात करते हैं दशरथ की। दशरथ क्या कर रहा है, दशरथ ने ना 1 किलो की बॉल ली और इसको v वेलोसिटी से इधर फेंक दिया, ठीक है। 60 डिग्री का ये एंगल बना के फेंका है इसने। अब क्या होगा, ये स्मूथ सरफेस पे खड़ा है तो ये कुछ पीछे सरकेगा क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगी, तो ये पीछे जाएगा और बॉल आगे की तरफ जाएगी। तो ये कितना आगे जाएगी बॉल, हमें बेसिकली वो निकालना है। तो इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है ना, वर्टिकल वेलोसिटी बॉल की, उससे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि दशरथ सिर्फ एक्स एक्सिस के अंदर मूव कर रहा है, वाई इसका 0 है क्योंकि यहाँ से नॉर्मल लग के कैंसिल आउट हो रहा है सब कुछ, ठीक है। तो ये v इज इक्वल्स टू 10 कोस 60 डिग्री, ठीक है। तो v की वैल्यू हो गई 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि कोस 60 जो होता है ये 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये होगी 5 मीटर पर सेकंड। तो अब इसके बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, p फाइनल इज इक्वल्स टू p इनिशियल करते हैं, ठीक है। तो p फाइनल कितना है, दशरथ का वेट है 60 kg, ठीक है, इनटू में उसकी वेलोसिटी, दशरथ की वेलोसिटी क्या है वो हमें निकालनी है, विल बी इक्वल टू 1 किलो की बॉल थी, 10 की उसकी वेलोसिटी थी, ठीक है, और मतलब 10 इंटू 1/2 यानी 5 की उसकी वेलोसिटी निकाली ना हमने, सॉरी 1 की बॉल थी और 5 की उसकी वेलोसिटी थी। तो वी की वैल्यू अपने पास यहाँ से जो आएगी वो आएगी 1/12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। दशरथ की हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी आ गई तो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ट्रैवल्ड उसका, तो उसके लिए हम टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम निकालने के लिए क्या यूज़ करेंगे, जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा उतनी देर में बॉल यहाँ पे गिर जाएगी। तो यानी कि ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट, इतनी ही देर में हमें ये निकालना था कि दशरथ कितना पीछे जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टी टाइम है, तो टी टाइम में दशरथ कितना पीछे गया यही हमें निकालना है। तो हमारे पास जो टी की वैल्यू है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या होती है 2v साइन थीटा साइन 60 अपॉन 10, ठीक है। तो 2 इंटू 10 √3/20 इज इक्वल्स टू √3 आंसर आएगा अपने पास, ठीक है, सारा कट पिट के। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हम डिस्टेंस निकालें। डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो 1/12 इंटू √3, ठीक है। तो √3/12 इसको और कैसे कर सकते हैं हम, और क्या लिख सकते हैं, मतलब क्योंकि ना √3 नीचे है तो √3 से मल्टीप्लाई कर दो और √3 से ही डिवाइड कर दो। √3 इंटू √3 3 होता है, ठीक है। तो ये 3 पे कट जाएगा, तो 4 3 12, तो 4 1/4 √3 आ जाएगा अपने पास आंसर, जो कि सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास क्या है, अ बॉल ऑफ द 100 ग्राम की बॉल थी जिसको हमने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका और बैट से उसको मारा गया, ठीक है। तो वो वापस आई 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब जो उसका फोर्स लगाना, मैक्सिमम फोर्स लगाना बताना, मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड बाय द बैट ऑन द बॉल, ठीक है। और उसका ये जो है ना, ये अपने पास ये ग्राफ दे रखा है मैक्सिमम फोर्स का जो उसके ऊपर लगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कैसे निकालेंगे, हम सिंपली ना मोमेंटम को कंजर्व करेंगे, मतलब फोर्स को ना मोमेंटम की टर्म्स में कैसे लिखते हैं, डी पी अपॉन में डी टी, है ना, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका अगर एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, एफ इंटू टी आएगा ना, तो ये टी इधर चला जाएगा, एफ डी टी इज इक्वल्स टू डी पी, अपने पास ये फॉर्मूला बनेगा। तो ये इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, इस एरिया से आ जाएगी, हाफ इंटू हाइट, हाइट क्या है एफ नोट इंटू बेस कितना है 6 इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम कितना है भाई, 100 ग्राम की बॉल थी अपने पास, ठीक है, 100 ग्राम मतलब 0.1 kg, और ये 20 की स्पीड से जा रही थी, माइनस यानी फाइनल कितनी है 20 है, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो माइनस v इनिशियल कितनी है इसकी 10 है। बट अगर हमने 20 को पॉजिटिव लिया है, यानी कि मान लो ये बॉल जा रही थी 10 की स्पीड से, यहाँ पे बैट था, बैट के टकराए वापस गई, तो अगर हम 20 को पॉजिटिव ले रहे हैं, यानी ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव आएगी, तो v इनिशियल क्या आएगी -10, तो यहाँ पे क्या आएगी -10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको हम आगे अगर सोल्व करेंगे तो 3 एफ नोट विल बी इक्वल टू 0.1 इंटू 30, ठीक है, 0 गई, ये 3 से 3 गया, तो एफ नोट इज इक्वल्स टू 1। इतना आ गया सबको समझ में। चलिए जी, एफ नोट की वैल्यू अपने पास 1 आ गई। ओके, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई है, ये जो ओके, ठीक है, जो ये 6 है ये इंटू 10 रेज टू द पावर -3 है, ठीक है, क्योंकि टाइम मिली सेकेंड्स के अंदर हमें दे रखा है, तो इस वजह से ये 1000 आ जाएगा, इंटू में 10 पावर 3 हो जाएगी, ये 1000 आ जाएगा, तो ये आंसर आ गया, ठीक है जी। 12th क्वेश्चन करते हैं। अरुण हैज़ 1/3 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एज दैट ऑफ द रौनक, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे दो जने, अरुण ए, रौनक आर, हम ये मान के चलते हैं। तो जो अरुण की काइनेटिक एनर्जी है ना, वो रौनक की काइनेटिक एनर्जी के हाफ एम आर का स्क्वायर इक्वल नहीं है, ये 1/3 बोल रहा है, ठीक है। तो अगर अरुण की काइनेटिक एनर्जी, अरुण हैज़ 1/3 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एज दैट ऑफ रौनक, अगर रौनक की काइनेटिक एनर्जी का हम 1/3 करते तो ये इक्वल हो जाएगी टर्म, ठीक है ना, ठीक है जी। हाफ से हाफ चला गया, तो आगे कोई रिलेशन दे रखा है, हम देखते हैं। हमें निकालना है रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीड ऑफ द अरुण एंड स्पीड ऑफ द रौनक, रौनक और अरुण की स्पीड के बीच में रिलेशन निकालना है, यानी कि हमें पूछ रखा है v ऑफ अरुण अपॉन v ऑफ रौनक, ठीक है जी। और इफ़ रौनक हैज़ हाफ द मास ऑफ अरुण, तो जो मास है, मास ऑफ रौनक है, रौनक हैज़ हाफ द मास ऑफ अरुण, और अरुण का जो मास है उसका हाफ है, ठीक है। ये एक इक्वेशन दे रखी है कि रौनक का मास जो है अरुण के मास के हाफ के इक्वल है, ठीक है जी। तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, सिंपली हम मास ऑफ रौनक को हाफ मास ऑफ अरुण लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा, MA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3 MA/2 VR का स्क्वायर, ठीक है। इतना आया समझ में, MA से हमें गया, ये क्या है 6 हो गया, तो VA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू VR का स्क्वायर अपॉन 6, इतना सबको समझ में आया, ठीक है। तो क्या होएगा, VA इज इक्वल्स टू VR अपॉन √6, ऑप्शन नंबर 1 अपने पास आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 1 है। 13th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन। द पावर ऑफ द पंप इज़ 100 किलोवाट, ग्रेविटी की वैल्यू दे रखी है, और अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन रेज टू 2 मीटर ऑफ हाइट, ठीक है। तो पावर कितनी दे रखी है, 100 किलोवाट, ग्रेविटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है 2 सेकंड, हाइट कितनी दे रखी है 20 मीटर। एक फॉर्मूला याद है mgh, लेकिन mgh से तो एनर्जी आई सर, अब हमें तो पावर दे रखे है, तो इक्वल पावर के रखना है, अगर हमें पावर के इक्वल रखना है तो इसको टाइम से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो और सारी चीज़ें kg में है, तो हमें मास ही निकालना है, तो m इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू हाइट इज़ 20 अपॉन टाइम इज़ 2 इज इक्वल्स टू पावर इज़ 100,
इंटू 10⁻³ क्योंकि किलो में है। ठीक है जी, इतना सबको समझ में आया। 10 100 से 100 गया तो m = 1000, ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। स्टेटमेंट है मेजर्ड वैल्यू बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैज़ सम एरर। ओके, तो कोई भी मेजर्ड वैल्यू होती है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, उसके पास कोई एरर होता है। हाँ, हर चीज़ में एरर होता है, नथिंग इज परफेक्ट, ट्रू। मेजरमेंट कैन हैव मोर एक्यूरेसी एंड लेस प्रिसीजन। ठीक है, एक्यूरेट ज़्यादा हो और प्रिसाइज कम हो। ठीक है जी, ये भी हो सकती है बात। ठीक है, कोई चीज़ ज़्यादा एक्यूरेट हो सकती है बट प्रिसाइज कम हो सकती है, जैसे कि 25 एंड 25.01 इट इज़ मोर प्रिसाइज, बट हो सकता है कि लेंथ 25 ही हो। ठीक है, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगी। ठीक है जी, वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। जैसे कि हम बोलते हैं कि यहाँ पे सारे शॉट्स लगे हैं, ये सारे प्रिसीजन वाले शॉट्स हैं, एक साथ लगे हैं, लेकिन 10 on 10 तो कोई भी नहीं था ना, मतलब एक्यूरेट शॉट तो कोई भी नहीं था, ये सारे प्रिसीजन वाले हैं। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव एरर ऑफ मेजरमेंट। नहीं, इसको हम रिलेटिव एरर ऑफ मेजरमेंट नहीं बोलते, आप लोग इस लाइन को याद रख सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर ऑफ मेजरमेंट बोलते हैं। ठीक है जी, तो अपना ऑप्शन कौन सा आ गया? ए और बी इज करेक्ट। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। स्टेटमेंट है इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल इट्स एक्सेलरेशन चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली। ठीक है जी, तो ये बात तो गलत हो गई, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही होता है जो ग्रेविटी की वजह से है। इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन पार्टिकल मूव सच दैट इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ चेंजेस। नहीं, एक्सेलरेशन तो हो ही नहीं रहा, वेलोसिटी चेंज हो रही है। चलो इस केस में मान लेते हैं कि सिर्फ वी की बात की है, किसी कंपोनेंट की बात नहीं की, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट एक्सेलरेशन तो वही लग रहा है ना, जी लग रहा है। थोड़ी देर के लिए जी लग रहा है, उसके बाद ऊपर की नीचे की तरफ जी लग रहा है पॉजिटिव में, थोड़ी देर बाद नेगेटिव में लग जाएगा, बस इतना ही है, और तो कुछ नहीं है। 3 particles of masses are placed on a corner on equilateral triangle. The coordinate of the center of the mass. ठीक है जी, सेंटर ऑफ मास निकालना है हमें। तो सेंटर ऑफ मास के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अलग अलग पे निकालते, तो पहले निकालते हैं m1x1 प्लस में m2x2 प्लस में m3x3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, तो m1x1 0 हो गया, क्योंकि इसका x तो 0 है, तो ये तो 0 होगी कई टर्म पूरी। m2x2 2m इंटू में x की वैल्यू कितनी है a प्लस m3x3 3 क्या है 4m, और ये कितना आएगा अगर मीडियन खींचेंगे तो a/2, तो a/2 तो ये गया 2, और नीचे 2m 6m 7m। तो एक तो बात पता चली कि एक्स एक्सिस में 7 आएगा बेस में, तो ये और ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। ठीक है जी, तो ये कितना हो गया 2ma और 2ma, यानी 4ma अपॉन 7m, तो 4a अपॉन 7। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ये अपना आंसर आ गया। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अराउंड अ प्लैनेट। अच्छा, ये कह रहा है कि ना एक प्लैनेट है, उसके अराउंड रेडियस आर के अंदर एक सैटेलाइट कर रही है मूव। अब हम इस सैटेलाइट को उठा के एक और बाहर वाले ऑर्बिट में डाल देते हैं जिसकी रेडियस क्या है 2r है। ठीक है, तो एनर्जी कितनी? तो सबसे पहली बात भाई, यहाँ से उठा के किसी चीज़ को यहाँ पे रखेंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, बट जैसा कि हमें पता है कि सारी एनर्जी नेगेटिव में ही होती है। अगर ज़ीरो हो जाएगी तो वो निकल के भाग जाएगा इन्फिनिटी पर, तो सारी एनर्जी नेगेटिव में है, तो यानी कि जो एनर्जी हम देंगे वो भी नेगेटिव में आएगी, तो यानी कि इन दोनों ऑप्शंस में से होगा। ये दोनों ऑप्शंस तो पहले ही कट गए। ठीक है जी, दूसरी बात, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? Gmm अपॉन 2r। ठीक है, तो यहाँ पे जब था तो ये थी एनर्जी, यहाँ पे जब आ गया तो Gmm अपॉन 2r की वैल्यू कितनी है इंटू 2r। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4r हो जाएगा अगर इसको करेंगे, ये भी माइनस की ये भी माइनस की, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा Gmm अपॉन 4r, ये आंसर आएगा अपने पास, है ना। Gmm अपॉन 4r आएगा, और जो नॉर्मल एनर्जी है जिसको हम E बोल रहे हैं इस पोजीशन पे, वो ये है टोटल एनर्जी। Gmm अपॉन 2r को E बोल रहे हैं,
तो ये माइनस ई अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया। हाँ जी, तो क्या हुआ, हमने जब इसको माइनस किया तो अपने पास फाइनल माइनस इनिशियल किया तो अपने पास ये पॉजिटिव में आ गया, ठीक है। तो अपने पास जी एम अपॉन 4r किस में आया, प्लस में आया। बट अपने पास जो ई दे रखी है इनिशियल एनर्जी वो तो नेगेटिव में थी ना, तो अगर अपन इसको ई की टर्म्स में लिखेंगे तो ये आंसर तो प्लस में लाना है, और ई नेगेटिव है ऑलरेडी अगर ओपन होएगी, तो इसलिए इसको हमें बाहर एक माइनस का साइन लगाना पड़ेगा अपॉन में 2। तो ऐसे करके अपने पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, सेशन रीजन का है, द मास डेंसिटी ऑफ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द। अब मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो ये तो बात गलत होगी। रीजन पढ़ते हैं, द ऑप्टिकल डेंसिटी इज फाउंड बाय द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन टू मीडिया वाइल द मास डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये ठीक है जी। तो आर इज़ ट्रू बट ई इज़ फॉल्स, ठीक है सर। 18 का फोर्थ ऑप्शन हो गया अपने पास। 19 के ऊपर चलते हैं अपन, ठीक है। इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ द टू लेंसेज, अच्छा फोकल लेंथ दे रखी है 2 लेंसेज की, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव की होगी, ये आई की होगी, सॉरी। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस द फाइनल इमेज, ठीक है जी। तो हम पहले फॉर्मूला लगाते हैं, 1/VO माइनस 1/UO इज इक्वल्स टू 1/F, ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या है, 1/VO माइनस 1/UO कितने पे रखा है, 5 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। तो 1/5 ये किस में होगा, माइनस में होगा, U माइनस में आएगी इसमें, ठीक है। इज इक्वल्स टू 1/F0। तो यहाँ से अपने पास जो F0 की वैल्यू है ये दे रखी है 1.25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेते हैं 1.25 सेंटीमीटर। तो VO की वैल्यू इससे अपने पास क्या आएगी, 5.3 सेंटीमीटर, अगर इसको अपन सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। आई पीस की बात कर लेते हैं। तो आई पीस के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो जो इमेज बनेगी वो हमारी आई के हिसाब से माइनस 25 सेंटीमीटर पे बननी चाहिए, ठीक है। माइनस अपॉन UI आई पीस का ऑब्जेक्ट और अपॉन में FE, ठीक है जी। तो 1/UI की वैल्यू आएगी -25 माइनस 1/12.5 इज इक्वल्स टू UI। तो UI की वैल्यू यहाँ से आएगी -25/3 सेंटीमीटर, ठीक है जी। इतना सबको समझ में आ गया। L क्या होता है, VO प्लस UI, L की वैल्यू होती है तो 5/3 प्लस 25/3 इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। होपफुली सबको आ गया होगा। द फैक्टर्स ऑन विच एस्केप स्पीड किस पे डिपेंड करती है, बेसिकली यार मान लो ये अर्थ है, तो अर्थ में कितनी हाइट से एस्केप कर रहे हैं। इसलिए कई बार क्या करते हैं, बाहर मार्स वगैरह के लिए जाना होता है ना, तो बाहर वाले ऑर्बिट से एस्केप करने की ट्राई करते हैं थोड़ी ऊंचाई पे जाके, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी वहाँ पे कम चाहिए होती है। तो हाइट ऑफ द प्रोजेक्शन फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है, ये करेक्ट है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट के ऊपर एस्केप वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती, ठीक है, वो मास के इरिस्पेक्टिव होती है। मास ऑफ द अर्थ, हाँ मास ऑफ द अर्थ के करेगी, अगर अर्थ का मास ज़्यादा होगा या कम होगा तो उसके अकॉर्डिंग अल्टर होएगी। तो फोर्थ ऑप्शन होगा अपने पास, ठीक है। द टॉर्क के लिए अपने पास पता है R क्रॉस F होता है, बस इनमें से कोई भी एक चीज़ परपेंडिकुलर होनी चाहिए, R परपेंडिकुलर क्रॉस F, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा। तो अपने पास हम जैसे ओरिजिन है तो इसके परपेंडिकुलर ये वाला फैक्टर देखेंगे हम, एक्स एक्सिस वाला फैक्टर जो है 6i कैप, तो 6i कैप और क्रॉस R इज 1, सॉरी R इज 1, ठीक है। तो अपने पास आंसर आएगा -6k कैप, -6k कैप। ये जे कैप है, -6 क्या है, IJK। तो अगर हम J से K को क्रॉस करेंगे यानी उल्टे जा रहे हैं तो आएगा तो K, बट माइनस का साइन लग जाएगा, क्योंकि हमें हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मल्टीप्लिकेशन करनी होती है ना। बाकी आप लोग अलग से सोल्व करके देखोगे, ये आपको नहीं पता तो आप आंसर निकाल पाओगे।
टू पॉजिटिव चार्ज Q1 एंड Q2 हैव द सम, अच्छा दो चार्जेस हैं Q1 प्लस Q2 का सम क्या है Q है। अब ये कह रहा है कि ना इनकी क्या वैल्यू हो कि एक फिक्स डिस्टेंस पे जो इनके ऊपर फोर्स है वो मैक्सिमम, तो सीधी सी बात है Q/2, दोनों चार्जेस को इक्वल कर दो तो उनके बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं कि अपने पास एक 7 था और एक 3 था, ठीक है, और इनके बीच में डिस्टेंस है x ही रखते हैं हम हर बार। तो हम क्या करें कि जो भी इन दोनों के बीच में जो रिपल्शन का फोर्स है ना वो मैक्सिमम हो जाए, तो इसमें से 2 उठा के इसको दे दो भाई, 5 और 5 कर दो। कैसे, हमें दोनों जगह पे इक्वल चार्जेस पुट करने होते हैं। ये कैसे करते हैं, तो इन दोनों को प्लस कर दो, 7 + 3 डिवाइडेड बाई 2, जो भी वैल्यू आएगी ना 5, ये जो वैल्यू आएगी ये मैक्सिमम रिपल्शन या अट्रैक्शन प्रोड्यूस कर पाएगी, ठीक है। तो यानी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 5 मतलब आंसर होगा, या क्वेश्चन ये आ सकता है कि 7 वाला 2 कूलम चार्ज 3 को दे देगा, तो ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, देख लेना। अब ये कह रहा है 1000 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ऑफ द मर्करी आर चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 1, अच्छा छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं सारी 1-1 वोल्ट की हैं, ठीक है, और एक बड़ी ड्रॉप बन गई तो उसका पोटेंशियल बताना है, ठीक है। तो उसके लिए अपने पास क्या फॉर्मूला होता है, अपन क्या करेंगे पहले तो वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है, वॉल्यूम का सहारा लेंगे। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R, ठीक है, छोटी का 1 ड्रॉप है मतलब 1 वोल्ट है, ठीक है। लार्जर ड्रॉप के लिए V' मान लेते हैं, वो क्या होगा K × 1000Q, चार्ज तो ऐड हो ही जाएगा नॉर्मली, ठीक है, अपॉन में R। अब स्मॉल r और R का अगर हम रिलेशन निकाल लें तो इसके थ्रू हम आंसर निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम का कंजर्वेशन करके, कि जो बड़े वाली है ना 4/3 πr³, ये क्या होगा 1000 गुना में एक छोटे वाली 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब। तो इसको सोल्व करेंगे ना तो R की वैल्यू आएगी 10 स्मॉल r, ठीक है जी। तो हम R की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, K 1000Q अपॉन में 10 स्मॉल r, ठीक है। तो ये क्या आएगा 100 KQ/R, दिस इज V, तो 100 V आंसर अपना आ जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, दिस इज V यानी 1 वोल्ट, तो 100 वोल्ट्स मल्टीप्लाई करेंगे ना 100 × 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट आंसर आ जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एनर्जी इज डिसिपेटेड इनसाइड अ बैटरी ड्यू टू इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, ट्रू। इन अ रेजिस्टेंस द करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये भी बात एकदम सही है, ठीक है। तो 24 का आंसर आएगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन है, इज शोन अरेंजमेंट ऑफ मीटर ब्रिज दे रखा है, R1 एंड R2 आर कनेक्टेड, तो नल डिफेक्ट जो है 40 के ऊपर ऑब्टेन हो रहा है। तो पहली इक्वेशन बनेगी R1/40 इज इक्वल्स टू R2/60, तो R1/R2 इज इक्वल्स टू 2/3 आ गया अपने पास, ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि R2 को मैं 2R कर दूँ, ठीक है। तो अगली इक्वेशन बनेगी R1/X इज इक्वल्स टू 2R2/100 - X, ठीक है। R1/R2 वैल्यू क्या है 2/3 है, तो R2 को मैं इधर ले आता हूँ डिवाइड में, तो R1/R2 इज इक्वल्स टू 2x/100 - X, ठीक है। इसकी वैल्यू है 2/3, तो 2 से 2 गया, ठीक है। तो इसको अगर जंबल करेंगे तो -X, सॉरी -X विल बी इक्वल टू 3x, तो 100 इज इक्वल्स टू 3x + x। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4x, तो 25 अपना आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26। पहले कह रहा है कि ना पहले ये नहीं था, ठीक है, ये चीज़ नहीं थी, तो इसका कैपेसिटेंस था C। अब ये एक डाइइलेक्ट्रिक हमने यहाँ पे बीच में लगा दिया, तो अब कैपेसिटेंस क्या होगा। डाइइलेक्ट्रिक पहले इसलिए लगाया गया था ताकि ना ये दोनों प्लेट्स जो हैं ये आपस में जुड़े ना, ठीक है, इनको दूर रखने के लिए। लेकिन उसका एक फ़ायदा हुआ था कि कैपेसिटेंस भी बढ़ गया था, तो जब भी कोई डाइइलेक्ट्रिक आता है तो उसका कैपेसिटेंस, वो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ा देता है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन होगा। 27th क्वेश्चन, अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट ओरिजिन अज्यूमिंग द पोटेंशियल टू बी इन्फिनिटी एट 0। अच्छा, ये बेसिकली कह रहा है कि ना इन्फिनिटी के ऊपर ना पोटेंशियल 0 है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ना जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो 10 का है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन्फिनिटी पे 10 कर देता हूँ, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो भाई अगर वो इन्फिनिटी पे है ना तो ये इसके ऊपर भी सेम प्रोड्यूस करेगा इफेक्ट और इसके ऊपर भी सेम पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, तो यानी जो डिफरेंस होगा ना वो तो 10 का ही रहेगा। हाँ, अगर इंडिविजुअली हम ये बोलेंगे ना कि भाई इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या है, तो वो डिफर कर जाएगा, ठीक है, वो बढ़ जाएगा। बट
अगर हम ये बोलें कि भाई इन दोनों का जो डिफरेंस है तो डिफरेंस सेम ही रहने वाला है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा. A charged particle having a mass m and charge q is moving with the speed v in transverse magnetic field b. The radial acceleration of the charged particle will be. यार ये बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन स्कोरिंग भी रखने चाहिए हमें, ठीक है. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, v स्क्वायर बाय आर होता है रेडियल एक्सेलरेशन की, ठीक है. और r क्या पता है हमें, एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी होता है r, ठीक है. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से आ गई क्यू बी वी अपॉन एम, ठीक है. तो अपना आंसर आ गया सेकंड. A current carrying wire is placed in uniform transverse magnetic field B as shown in the figure. The net magnetic force on the wire will be. तो हम क्या करते हैं, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला लेते हैं, ठीक है. इफेक्टिव लेंथ हम देखते हैं, तो ये 60 है, ये भी 60, ये भी 60, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी ये है. और फोर्स क्या होता है, BIL, ठीक है. फोर्स का फॉर्मूला होता है IL इफेक्टिव इन क्रॉस B, ठीक है. तो क्या आएगा, BIL अपना आंसर बन गया. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट ए, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. ओके, तो ये कह रहा है XC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है भाई ये सही है. और XL इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, ठीक है भाई, दोनों बातें एकदम सही हैं, ठीक है. 31st क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको सोल्व करना है. तो ये दोनों तो पैरेलल में हो गए, तो पैरेलल में 3 इंटू 6 अपॉन 9 यानी 3 + 6, 3 इंटू 6 अपॉन 3 + 6 3 2, और ये सीरीज़ में हो गए तो 4 आंसर आ गया, ठीक है. ये सबको समझ में आ गया होगा होपफुली. मैग्नेटिक मोमेंट हैविंग डायमेंशन इतना, मैग्नेटिक मोमेंट है 2.5, और हमें पूछ रखा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई की वैल्यू. आई इज इक्वल्स टू एम अपॉन वी इज इक्वल्स टू 2.5 अपॉन 10 इंटू 5 इंटू 4 इंटू ये कि इसमें सेंटीमीटर में 10⁻⁻6 ले लेते हैं, ठीक है. तो 1.25 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर मीटर इनवर्स. कौन सा ऑप्शन है 32 का, फोर्थ. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट हेनरी. हेनरी को कौन सा रिप्रेजेंट करता है, तो हमने पढ़ा था EMF में E इज इक्वल्स टू L di/dt होता है, ठीक है. तो E इंटू dt अपॉन di इज इक्वल्स टू L, और L की यूनिट क्या होती है, हेनरी. तो यानी कि ये इसका क्या है, वोल्ट इंटू dt टाइम सेकंड्स के अंदर होगा, और ये क्या हो गया, एम्पियर हो गया. तो ऑप्शन नंबर दिस, ठीक है जी. आगे चलें. 33 का 3. एन AC करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज गिवन बाय दिस. I is equals to I naught sin omega t. मिनिमम टाइम टू रीच द 0 to RMS वैल्यू. RMS वैल्यू कितनी होती है, I अपॉन √2, I नोट अपॉन √2 इज इक्वल्स टू I नोट sin omega t, ठीक है. तो यहाँ से अगर हम I नोट sin नोट कैंसिल किया तो ओमेगा sin omega t 1/√2 किस पे होता है, π/4 पे होता है, ठीक है. तो ओमेगा टी की क्या आएगी, π/4 वैल्यू आएगी. तो यहाँ से t की वैल्यू आएगी π/4 ओमेगा, ठीक है भाई साहब. इतना आ गया सबको समझ में. आगे चलते हैं. क्या कह रहा है, स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है भाई, क्योंकि लेंथ बाय लेंथ होता है तो स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस. द यूनिट्स ऑफ यंग मॉडुलस इज सेम एज दैट ऑफ द स्ट्रेस. बात ठीक है भाई, होती है, बट ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, ठीक है. तो इसको ये बोलना चाहिए था कि स्ट्रेन यूनिटलेस क्यों है, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों सेम ही होती है, लेंथ की बात होती है तो इसलिए यूनिटलेस होती है, बट इट्स ओके. अगला क्वेश्चन है SHM का क्वेश्चन है. एम्पलीट्यूड दे रखा है 0.1, तो सब में 0.1 एम्पलीट्यूड से अपना आंसर नहीं आने वाला. फ्रीक्वेंसी दे रखी है 25, ठीक है. और फेज़, इनिशियल फेज़ दे रखा है π/4, तो यानी π/4 से आगे गया तो प्लस होएगा, यानी इन दोनों में से अपना आंसर आएगा, ठीक है जी. ओके. और फ्रीक्वेंसी अपने को दे रखी है 25, तो हम क्या करेंगे, 50 πt आंसर आएगा, क्योंकि ओमेगा टी होता है और ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf होता है, ठीक है. तो 2πf, f की वैल्यू कितनी दे रखी है 25, तो ये 50 πt बन गया. तो अपना थर्ड ऑप्शन आ गया, ठीक है. ओके. तो अपने पास
अगला क्वेश्चन है 37th। इसके अंदर क्या बोल रहा है, इसके अंदर ये बोल रहा है कि ना वेलोसिटी ऑफ साउंड बतानी है। एक गैस के अंदर साउंड पास कर रहे हैं बार बार, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हम ये जानना चाहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू अंडर रूट गामा आर टी अपॉन एम, ठीक है। ये होता है गामा आर टी अपॉन एम होता है। तो यानी कि वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट टी के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट एम के। अगर मास को चेंज नहीं किया जाए और टेम्परेचर को सिर्फ इंक्रीज़ किया जा रहा है तो फिर जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो ए का क्या है, इंक्रीजेज, ए का टू इन दोनों में से एक हो सकता है, ठीक है। विद इंक्रीज इन द मोलिकुलर वेट बढ़ रहा है ऑफ गैस कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये बढ़ रहा है तो ये घट जाएगी, ठीक है। डिक्रीजेज, बी का डिक्रीज 3, बी का 3, ये आंसर आ गया अपना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। पार्ट ऑफ द EM स्पेक्ट्रम इज यूज टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया स्टेरिलाइजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यूवी रेज का हम लोग यूज़ करते हैं ताकि, क्योंकि यूवी रेज किल कर देती है बैक्टीरिया वगैरह को कुछ हद तक। टू सोर्स आर सेड टू बी कोहेरेंट। कब कोहेरेंट होते हैं, या तो उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो या उनका जो फेज डिफरेंस होता है ना वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन हो गए, तो बोथ थर्ड ऑप्शन आंसर अपना आएगा, ठीक है जी। इन अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस द प्रेशर वेरीज एज P इज इक्वल्स टू A प्लस BV, ठीक है। तो वर्क डन बताना है अपन को। अगर जो गैस है वो एक्सपेंड कर रही है 2m³ से 3m³ के अंदर एक्सपेंड कर रही है, तो वर्क बताना है, ठीक है जी। ठीक है यार, ये इंटीग्रेशन का सवाल है यार, ठीक है। तो अपने पास क्या फॉर्मूला होता है, छोटा वर्क होता है dW इज इक्वल्स टू PdV, ठीक है। अब तो dW की वैल्यू क्या आएगी, A प्लस BV इंटू DV, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं भाई। चलो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 2 से 3 तक, क्योंकि 2 से 3 एक्सपेंड हो रही है, ठीक है। तो A के साथ कुछ V है नहीं, तो अपना A का इंटीग्रेशन आएगा तो AV और लिमिट आएगी 2 to 3 प्लस B का इंटीग्रेशन करेंगे तो B V² अपॉन 2 और लिमिट आएगी 2 to 3, ठीक है जी। 3 minus 2 is 1, तो यहाँ पे A ही बचेगा और B 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 minus 4 is 5, तो 5/2, 5/2, ठीक है। ये जूल में आ गया अपना आंसर। ये सेकंड ऑप्शन हो गया 40 का, ठीक है, करेक्ट है अपना। किसी को अगर इंटीग्रेशन नहीं समझना हो तो शांति से रोक के करके देख लो, स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा, इजी है। एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली अलोंग द AB, मतलब ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस है भाई, ठीक है। और गैस एक्सपेंड करने लग रही है, तो यहाँ पे जो वर्क किया है ना, इसने वर्क किया है 700 जूल का, ठीक है। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर डेल्टा Q और डेल्टा W एक ही होते हैं, ठीक है। तो ये डेल्टा Q भी होगी, ठीक है। अब ये कह रहा है B से C गई एडियाबेटिकली गई है, तो जो डेल्टा Q की वैल्यू होगी, हीट तो चेंज हुई नहीं तो वो 0 होगी, ठीक है। और व्हेन द गैस रिटर्न फ्रॉम A टू C, मतलब इस पाथवे से जा रही है वापस है, तो ये क्या कर रही है, 100 जूल ऑफ हीट क्या कर रही है, सराउंडिंग में दे रही है। तो कितनी हीट गई इसकी, डेल्टा Q इक्वल्स टू -100 जूल होगी, ठीक है। तो अब अपन द नेट हीट इंटरेक्शन ऑफ द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो नेट हीट कितनी होगी, तो इसको और इसको जोड़ दो, 700 और -100 प्लस 0, तो कितना आएगा, 600 जूल होगी, ठीक है जी, 600 joules. The liquid interface lies 2 centimeter above the relation between P and P rho and rho W, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे जो प्रेशर आएगा ना इन दोनों का इक्वल होता है, तो उसके लिए अपन क्या फॉर्मूला करते हैं, रो G इंटू H हाइट, ठीक है। हाइट H कैसे कर लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं इसकी हाइट H है और 2 सेंटीमीटर, तो ये H+2 होगा, तो H+2, ठीक है। ये किसके इक्वल होएगा, रो GH प्लस रो W कर लेते हैं ना इसको हम, रो W G इंटू 2, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये दोनों इक्वेशन सेम ही बन रही हैं, काटेंगे ना, G से तो G गई और इधर रो H बचा, इधर भी रो H है, और रो W 2 बचा, इधर भी रो W 2 है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो रो W इंटू H प्लस
रो डब्ल्यू इंटू 2, इसको सोल्व किया तो, और यहाँ पे क्या बचा हुआ अपने पास, रो एच प्लस रो डब्ल्यू 2, ये अपने पास बचा हुआ है। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। तो रो डब्ल्यू टू सेम है, कैंसिल हो गए। ठीक है, तो रो डब्ल्यू एच इज इक्वल्स टू रो एच, तो यानी रो डब्ल्यू इज रो, फर्स्ट ऑप्शन। इफ़ अ सोप बबल कॉन्ट्रैक्ट्स द प्रेशर इनसाइड द बबल, एक सोप बबल है उसको अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो इसके अंदर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, प्रेशर इज़ इंक्रीज, क्योंकि यार दबाव बढ़ेगा ना जैसे जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होएगा। 4 पार्टिकल्स हैविंग वेलोसिटी 0 1 2 3, इनका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो भाई नाम ही बता रहा है कि एक रूट लगा दो, ठीक है, और स्क्वायर वेलोसिटी का मीन कर दो। तो 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर दो, तो 1 प्लस 4 प्लस 9 अपॉन 4 का अंडर रूट कर दो, तो 10 14 बटे 4 अंडर रूट। ठीक है, तो इसको करेंगे तो 7 बटे 2 और ये 3.5, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। ठीक है, 45th क्वेश्चन, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड द सॉलिड स्टेट ऑफ, मतलब लिक्विड और सॉलिड यानी बर्फ़ पिघल रही है, कुछ जम भी रही है, पानी में बदल रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बर्फ़ जहाँ पे पिघलती है। अब पानी उबलेगा, लिक्विड स्टेट में है, उबलेगा वेपर बन जाएगा, तो वो बॉइलिंग पॉइंट हो गया उसका। ठीक है, सब्लिमेशन होएगी, नेफ्थलीन की बोल्स हैं डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस फॉर्म के अंदर चले जाएंगे, तो उसको सब्लिमेशन बोलते थे। सारी करेक्ट हैं, थैंक यू सो मच। अगला एग्जाम के टाइम पे अगली सॉल्यूशन वीडियो टाइम टू टाइम निकलेंगी, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहें और प्लीज़ ध्यान से पढ़ें। अगर आप लोग हर एक CST को लगाएंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि 100 से 150 मार्क्स आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप इनको बस ये अच्छे से दिमाग में डाल लो, स्टेप्स याद कर लो, समझ लो कि ये कैसे होते हैं। समझे नहीं जा रहा तो स्टेप्स रट लो कि इस टाइप के क्वेश्चन में ये इस टाइप का पैटर्न हम लगाने वाले हैं, इससे आप लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेकिंग एन अचीवर।